हाय फ्रेंड्स, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे हैं अध्याय 18। आज इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और शुरू करते हैं विद्युत हृदय लेख इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आप शायद अस्पताल के टेलीविजन के दृश्य से चिर परिचित होंगे। जब कोई बीमारी व्यक्ति हृदयाघात के कारण निगरानी मशीन मॉनिटरिंग मशीन पर रखा जाता है, तब आप पिप पिप पी 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 की आवाज़ सुन सकते हैं। इस तरह की मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का उपयोग विद्युत हृदय लेख इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्या कहा गया है? इस तरह की मशीन जिसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का उपयोग विद्युत हृदय लेख इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चित्र 18.3 में दिखाया गया है मानव ईसीजी का रेखांकन चित्र। क्या है? पी थोड़ा ऊपर उठता है, फिर क्यू नीचे जाता है, फिर आर पीक बनाता है, फिर एस नीचे जाता है तथा फिर टी थोड़ा ऊपर उठता है। ऐसे फिर से यहाँ पर पी स्टार्ट हो जाएगा, फिर क्यू नीचे जाएगा, फिर आर ऊपर जाएगा, फिर एस नीचे जाएगा, फिर टी थोड़ा ऊपर उठेगा। ऐसे ये चलता रहता है। ये ग्राफ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। पी क्यू आर एस टी इनका देख लीजिएगा। आगे देखते हैं ईसीजी हृदय के हृदय चक्कर की विद्युत क्रियाकलापों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण है। बीमार व्यक्ति के मानक ईसीजी से प्राप्त करने के लिए मशीन से रोगी को 3 विद्युत लीड से दोनों कलाइयां तथा बाईं ओर की एड़ी जोड़कर लगातार निगरानी करके प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? 3 विद्युत लीड होगी जो तो दोनों कलाइयों में लगेगी, एक बाईं और एड़ी पर लगेगी। हृदय क्रियाओं के विस्तृत मूल्यांकन के लिए कई तारों लीड्स को सीने से जोड़ा जाता है। यहाँ हम केवल मानक ईसीजी के बारे में बताएंगे। ईसीजी के प्रत्येक चरमोत्कर्ष को पी से टी तक दर्शाया जाता है, जो हृदय की विशेष विद्युत क्रियाओं को प्रदर्शित करता है। पी तरंग आलिंद के उद्दीपन, पी तरंग किसको करेगी? आलिंद के उद्दीपन विध्रुवण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पी किसको करेगी? आलिंद के उद्दीपन को। किसको? आलिंद के उद्दीपन को, जिससे दोनों आलिंदों का संकुचन होता है। क्यू आर एस समरिश नीले के अध्रुवण को प्रस्तुत करता है। याद रखना है, क्यू आर एस किसको करेगा? समिश्र नीले के अध्रुवण को प्रस्तुत करेगा। क्यू आर एस किसको करेगा? समिश्र नीले के अध्रुवण को प्रस्तुत करेगा, जो नीले के संकुचन को से शुरू होता है। किससे होता है? नीले के संकुचन से शुरू होता है। संकुचन क्यू तरंग के तुरंत बाद शुरू होता है, जो प्रकुंचन सिस्टोल को शुरुआत का द्योतक है। टी तरंग नीले का उत्तेजना से सामान्य अवस्था में वापस आने की स्थिति को प्रदर्शित करता है। टी तरंग का अंत प्रकुंचन अवस्था की समाप्ति का द्योतक है। क्या है? टी तरंग का अंत प्रकुंचन अवस्था की समाप्ति का द्योतक है। स्पष्टता, एक निश्चित समय में क्यूआरएस सम्मिश्र की संख्या गिनने पर एक मनुष्य के हृदय स्पंदन की दर भी निकाली जा सकती है। यद्यपि तरह तरह के व्यक्तियों की ईसीजी संरचना एवं आकृति सामान्य होती है, इस आकृति में कोई परिवर्तन किसी संभावित असामान्यता अथवा बीमारी को इंगित करता है। अतः यह इसकी चिकित्सीय महत्व बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है अपना द्विसंचरण डबल सर्कुलेशन। द्विसंचरण डबल सर्कुलेशन। रक्त अनिवार्य रूप से एक निर्धारित मार्ग से रक्त वाहिनियों, धमनी एवं शिराओं में बहता है। मूल रूप से प्रत्येक धमनी और शिरा में 3 परतें होती हैं। अंदर की परत सल्की, अंतराच्छिद उत्तक, अंतर स्तर कंचुक, चिकनी पेशियां एवं लचीले रेशे से युक्त मध्य कंचुक एवं कोलेजन रेशों से युक्त रेशेदार संयोजी उत्तक बृहा कंचुक शिराओं में मध्य कंचुक अपेक्षाकृत पतला होता है।
क्या कहा गया है कि मूल रूप से प्रत्येक धमनी और शिरा में 3 परतें होती है। कौन कौन सी? अंदर की परत सल्की, अंतराच्छिद ऊतक, अंतस्तर कंचुक बोलेंगे, चिकनी पेशियों लचीले रेशों से युक्त मध्य कंचुक, कोलेजन रेशों से युक्त रेशेदार संयोजी ऊतक, ब्रहा कंचुक। शिराओं में मध्य कंचुक अपेक्षाकृत क्या होगा? पतला होगा। चित्र 18.4 में देखते हैं हम। ये क्या है? मानव रक्त परिसंचरण का आरेखीय चित्र। ये आपसे क्या शुरू होते हैं? फेफड़े। फेफड़ों में जब ये यहाँ से रक्त जा रहा है, फुसफुस शिरा से होता हुआ पृष्ठ मादन धमनी में जाता है, जहाँ पर ये धमनी क्या दिखाई गई है? इसका बड़ा रूप चिकनी पेशी दिखाई गई है ये वाली, और अंदर अवकाशिका। फिर ये शरीर के अंग में जाएगा, ऊतकों की ओर जाएगा। फिर यहाँ से शिरा में, शिरा की ये स्थिति दिखाई गई है। ये पेशी है अवकाशिका, इसमें बड़ी होती है, धमनी में अवकाशिका छोटी होती है। महाशिरा से होती है फुसफुस धमनी तरफ जाती है। ऐसे इसका सर्कुलेशन चलता है, परिसंचरण चलता है। नेक्स्ट, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, दाहिने नीले द्वारा पंप किया गया रक्त फुसफुसीय धमनियों में जाता है, जबकि बाएं नीले से रक्त महाधमनी में जाता है। ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त होकर फुसफुस शिराओं से होता हुआ बाएं आलिंद में आता है। यह संचरण फुसफुस संचरण कहलाता है। ऑक्सीजनित रक्त महाधमनी से होता हुआ धमनी, धमनिकाओं तथा केशिकाओं, कैपिलरी से होता हुआ ऊतकों तक जाता है और वहां से ऑक्सीजन रहित होकर शिरा, शिराओं, महाशिरा से होता हुआ दाहिने आलिंद में आता है। यह एक क्रमबद्ध परिसंचरण है। यह क्रमबद्ध परिसंचरण पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा अन्य जरूरी पदार्थों को ऊतकों तक पहुंचाता है तथा वहां से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए ऊतक से दूर ले जाता है। एक अनूठी सहवनी संबंधता आहार नाल तथा यकृत के बीच उपस्थित होती है, जिसे यकृत निवाहिका परिसंचरण तंत्र हिपेटोकपोर्टल सिस्टम कहते हैं। यकृत निवाहिका शिरा रक्त को इसके पहले कि वह क्रमबद्ध परिसंचरण में आंतर से यकृत तक पहुंचाती है। हमारे शरीर में एक विशेष हृदय परिसंचरण तंत्र कोरोनरी सिस्टम पाया जाता है, जो रक्त सिर्फ को हृदय पेशी न्यास तक ले जाता है तथा वापस लाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना हृदय क्रिया का नियमन। हृदय की सामान्य क्रियाओं का नियमन अंतरिम होता है, अर्थात विशेष पेशी ऊतक, नोडल ऊतक द्वारा स्वनियमित होते हैं। इसलिए हृदय को पेशीजनक मायोजनिक कहते हैं। हृदय को क्या कहेंगे? पेशीजनक मायोजनिक कहेंगे। मेडुला ओब्लांगेटा के विशेष तंत्रिका तंत्र के अंदर स्वायत्त तंत्रिका के द्वारा हृदय की क्रियाओं को सीमित किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, हृदय किसके द्वारा नियंत्रण होता है? इसका मतलब केंद्र कहाँ से आता है? मेडुला ओब्लांगेटा से। साथ के साथ रिपीट कीजिएगा, मेडुला ओब्लांगेटा से। मेडुला ओब्लांगेटा के विशेष तंत्रिका के अंदर स्वायत्त तंत्रिका द्वारा हृदय की क्रियाओं को सीमित कर सकता है। आगे है, अनुकंपीय तंत्रिकाओं से प्राप्त तंत्रीय संकेत हृदय संपंदन को बढ़ा देते हैं व नीले संकुचन को सदृश करते हैं, अतः हृदय निकास बढ़ जाता है। दूसरी तरफ प्रानुकंपित तंत्रिकीय संकेत जो स्वचालित तंत्रिका केंद्र का हिस्सा है, हृदय स्पंदन एवं क्रिया विभव की सहवन गति कम करते हैं, अतः यह हृदय निकास को कम करते हैं। अधिवृक्क अंतावस्था एड्रिनल मेडुला का हार्मोन भी हृदय निकास को बढ़ा सकता है। क्या कहा गया है? अधिवृक्क अंतावस्था एड्रिनल मेडुला का हार्मोन भी हृदय के निकास को बढ़ा सकता है, जिसे हम फियर, फाइट, फ्लाइट वाला हार्मोन कहते हैं। उसके द्वारा भी हृदय का निकास बढ़ सकता है, उस हार्मोन के द्वारा भी।
नेक्स्ट है परिसंचरण की विकृतियां। उच्च रक्तदाब, अति तनाव। अति तनाव रक्तदाब वह अवस्था है जिसमें रक्तचाप सामान्य 120/80 से अधिक होता है। इस मापदंड में 120 मिलीमीटर Hg मिलीमीटर में मरकरी दाब को प्रकुंचन या पंपिंग दाब या 80 मिलीलीटर Hg को अनुस्थलन या विराम काल सहज रक्तदाब कहते हैं। क्या कहा गया है? सामान्य रक्तदाब कितना मापा जाएगा? 120/80 mmHg मिलीमीटर मरकरी दाब में, जिसमें 120 तो क्या होगा? पंपिंग प्रकुंचन दाब और 80 क्या होगा? विराम काल। यदि किसी का रक्तदाब बार बार मापने पर 140/90 या इससे अधिक होता है तो वह अति तनाव प्रदर्शित करता है। उच्च रक्तचाप हृदय की बीमारियों को जन्म देता है तथा अन्य महत्वपूर्ण अंगों जैसे मस्तिष्क, वृक्क जैसे अंगों को प्रभावित करता है। क्या कहा गया है कि हमारा सामान्य रक्तचाप कितना होगा? 120/80। अगर 140/90 आएगा तो क्या होगा? वो उच्च रक्तदाब होगा, मतलब हाई ब्लड प्रेशर होगा, जो हमारे लिए नुकसानदायक है। हमारे मस्तिष्क, हृदय, लीवर, किडनी के लिए काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। वहीं दूसरी ओर अगर देखिए रक्तदाब 90/60 आएगा तो वो क्या होगा? निम्न रक्तदाब या फिर लो ब्लड प्रेशर। उसमें क्या होगी? मनुष्य की क्रिया कम होने लगती है, उसको नींद आने लगती है, सुन्ना होने लगता है वो। नेक्स्ट है हृदय धमनी रोग। हृदय धमनी बीमारी यह या रोग को प्राय एथेरोकास्टिय एथेरोस्क्लेरोसिस के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें हृदय पेशी को रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिनियां प्रभावित होती है। यह बीमारी धमनियों के अंदर कैल्शियम, वसा तथा अन्य रेशीय ऊतकों के जमा होने से होता है, जिससे धमनी की अवकाशिका संकरी हो जाती है। क्या? इसमें जो धमनी की अवकाशिका है क्या है? वो और भी छोटी हो जाएगी। ये जैसे नॉर्मल है तो इसमें क्या होगी? इतनी रह जाएगी। हृदय स्थूल एंजाइना। एंजाइना में क्या होता है? इसको एंजाइना पेक्टोरिसिस, हृदय स्थूल पेक्टोरिसिस भी कहते हैं। क्या कहेंगे? एंजाइना पेक्टोरिसिस या हृदय स्थूल पेक्टोरिसिस भी कहेंगे। हृदय पेशी में जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तब सीने में दर्द, वक्ष पीड़ा होता है, जो एंजाइना हृदय स्थूल की पहचान है। हृदय स्थूल स्त्री या पुरुष दोनों में किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन मध्यावस्था, वृद्धावस्था में यह सामान्यतः होता है। यह अवस्था रक्त बहाव को प्रभावित होने से भी होती है। जैसे कई बार हम तेज दौड़ते हैं तो हमें या तो किडनी की तरफ या फिर हृदय की तरफ जोर का दर्द होने लगता है। उस टाइप का इसमें क्या होता है? दर्द होता है। उसे क्या बोलेंगे? एंजाइना। वो तो एक टेम्परेरी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि परमानेंट होता है, थोड़ा थोड़ा दर्द रहने लग जाता है आदमी या पुरुष को। नेक्स्ट है हृदयपात, हार्ट फेलियर। हृदयपात वह अवस्था है जिसमें हृदय शरीर के विभिन्न भागों की आवश्यकता अनुसार पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाता है। इसको कभी कभी संकुचित हृदयपात भी कहते हैं, क्योंकि फुसफुस का संकुलन हो जाना भी उस बीमारी का प्रमुख लक्षण है। हृदयपात ठीक हृदयाघात की भांति नहीं होता है, जहां हृदयाघात में हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, जबकि हृदयपात में हृदय पेशी को रक्त आपूर्ति अचानक अपर्याप्त हो जाने में यकायक शक्ति पहुंचाती है। इसके साथ ही अपना अध्याय 18 समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट अध्याय 19 शुरू करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, धीरे धीरे अपना सिलेबस पूरा करिएगा। एनसीईआरटी का हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, एनसीईआरटी का हर एक वर्ड इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको लेक्चर को ऑन करके चाहे 1.5 की 2 की स्पीड पर चला दीजिएगा। आपके कानों में कुछ ना कुछ पड़ेगा। आपको हर बार अगर बार बार सुनोगे तो सुना सुना लगेगा, देखा हुआ सुना हुआ लगेगा, कोई भी टॉपिक नया नहीं लगेगा। तो प्लीज़ इसको बार बार सुनते रहिएगा, एनसीईआरटी को
बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा। जानने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल ग्रो नहीं होगा। अभी तक पूरी +1 की एनसीईआरटी बायोलॉजी कंप्लीट होने को है, लेकिन 100 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं क्योंकि आप शेयर नहीं करते हो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।